अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोर्स कोड 846 टीचिंग स्ट्रेटजीज की असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। असाइनमेंट हमारे पास है सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की। इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व किया था मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके पहले लास्ट में देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इस वीडियो के अंदर हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द एक्टिविटी मेथड बीइंग यूज्ड इन टीचिंग, व्हाट आर द लिमिटेशंस इन्वॉल्व्ड इन दिस मेथड। एक्टिविटी मेथड कौन सा होता है पढ़ाने का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी लिमिटेशंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी मेथड क्या होता है। एक्टिविटी, किसी सरगर्मी, किसी प्रोजेक्ट की फॉर्म में किसी काम को अगर किया जाए तो उसको हम लोग एक्टिविटी मेथड कहते हैं। एक्टिविटी मेथड जो है इसके ऊपर इसलिए फोकस किया जाता है क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर तब सीखते हैं जब उन्होंने खुद अपने हाथों से काम करके सीखा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पेशल एजुकेशन में आ जाते हैं, आपके पास आते हैं एमसी के स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन एमसी में है इसलिए मैं मोस्टली उनकी एग्जाम्पल देती हूँ। और उनको मैंने कोई चीज़ सिखानी है, मैं उनको अगर ज़ुबानी सिखाऊंगी या पढ़ा के सिखाऊंगी तो उनको कम लर्निंग होगी। लेकिन अगर मैं उनको उस चीज़ की एक्टिविटी करा के साथ में कोई प्रैक्टिकल काम करा के वो चीज़ सिखाऊंगी तो उनकी मेमोरी के अंदर वो चीज़ ज़्यादा अरसे के लिए रहेगी और वो ज़्यादा सीख सकेंगे। इसलिए ही हम लोग एक्टिविटी मेथड के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर स्किल डेवलप होती है, उसकी इंटरेस्ट डेवलप होती है और चीज़ जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए उसकी जो मेमोरी है उसमें सेफ रहती है। इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी मेथड कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट में ये होता है कि स्टूडेंट्स खुद मिलके अपने हाथों से कोई ना कोई एक्टिविटी बनाएं। यहाँ पे एग्जांपल दी नहीं है बहुत इजी से कि स्टूडेंट्स सोलर सिस्टम बनाते हैं, उसका प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है। इसको स्टूडेंट्स ने अपनी नॉलेज, अपनी स्किल को यूज करते हुए इसको बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंट्स। जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी एक्टिविटी मेथड में ही आ जाता है। एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक हाइपोथेसिस दिया जाता है, फिर उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, कोई भी खुद से फर्ज की हुई बात, कोई भी थ्योरी, फॉर एग्जांपल कुछ हमने सपोज कर लिया, फिर उस सपोज की हुई बात को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो जो एक्सपेरिमेंट जिस वर्क के जरिए से करते हैं वो एक्टिविटी मेथड होता है। यहाँ पे इसकी इजी सी एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर हमने स्टडी करना है कि हीट का क्या रिएक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो स्टूडेंट्स बारी बारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेंगे, उनको हीट कराएंगे और जिनका इफेक्ट है उस चीज़ को लिखेंगे। तो एक हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए मोस्टली एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं रोल प्लेइंग की तरफ। रोल प्लेइंग की फॉर्म में भी स्टूडेंट्स एक्टिविटी मेथड कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट को डिफरेंट तरह के सिनेरियोज दे देते हैं और उनको कहते हैं कि वो खुद से रोल प्ले करके, खुद से पार्टिसिपेट करके एक्टिविटी करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर एक इंटरव्यू का कर देता है, रोल असाइन कर देता है स्टूडेंट के ऊपर कि आप इंटरव्यूअर है, और एक बंदे को कह देगा कि आप जो है वो इंटरव्यू देने आए हैं, तो वो दोनों मिलके एक दूसरे का रोल प्ले करेंगे। रोल प्लेइंग के जरिए में क्या करेंगे, वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उस गेम के अंदर। और ये वाला बहुत इजी एक्टिविटी मेथड है जिससे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जो क्लास में टीचर्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइमल्टेशंस। जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, हमने रोल प्लेइंग और साइमल्टेशंस एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। रोल प्लेइंग में हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो करेक्टर है वो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन साइमल्टेशन में क्या होता है, एक कोई रियल लाइफ स्टोरी उठा के, वर्ड की स्टोरी उसको उठा के उसको लोग जो है ना डुप्लीकेट उसको करें, उसको कॉपी करें। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं साइमल्टेशन, मतलब किसी चीज़ की कॉपी करना, डुप्लीकेशन करना। तो कोई और जो एक्टिविटी हुई हो पहले से, उस चीज़ की अवेयरनेस के लिए भी कर सकते हैं इस तरह की एक्टिविटी स्कूल के अंदर, कि दोबारा से बच्चे उन्हीं के रोल जो पहले हो चुके हैं प्ले करके उस चीज़ को कॉपी करके कोई मैसेज दें, कोई ना कोई एक्टिविटी हम लोग इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं एक्टिविटी मेथड के। एक्टिविटी मेथड के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, स्टूडेंट्स बोर नहीं होते, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है एक्टिविटी मेथड। एक्साइटमेंट स्टूडेंट्स को ज़्यादा होती है, यहाँ से वो ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, उनकी एंगेजमेंट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कुछ मैंने बेनिफिट्स लिखे हैं, उनको जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज करती है। स्टूडेंट्स ज़्यादातर इंगेज करेंगे, इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी जो लर्निंग आउटकम्स है वो भी इम्प्रूव होती है, स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है। नेक्स्ट आता है उनमें डेवलप होती है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। स्टूडेंट के अंदर अच्छी अच्छी स्किल्स पैदा होती हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, डिसीजंस को लेने की स्किल्स पैदा होती है जब हम उनको एक्टिविटी मेथड के जरिए से काम करवाते हैं। उससे क्या होता है, उनकी डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी होती है, उनके अंदर खुद से चीज़ें बनाने की, खुद से सोचने की, अपने अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस होती है ना वो आती है, अपने ऊपर एम्पावरमेंट आती है, अपनी ज़ात का जो कंसेप्ट है वो उनको क्लियर होता है।
वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, इसलिए उनमें क्रिएटिविटी डेवलप होती है, उनकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं एक्टिविटी मेथड से, उनमें कॉन्फिडेंस क्योंकि आ जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि एक्टिविटी मेथड जो हैं वो डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ। अब मैथ में हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी मेथड कर सकते हैं, उसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए मैथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चीज़ों की मेजरिंग, पेंसिल्स रख के काउंटिंग सिखा सकते हैं। हमारी स्कूल लाइफ में एक टीचर हुआ करती थी और वो हमारी जो पेंसिल्स की शेल्स होती थी ना, खाली बाल पॉइंट्स हम लोग फेंक देते थे, वो क्या करती थी, सबकी इन पेंसिल्स को संभाल लेती थी और वो बच्चों को काउंटिंग के लिए यूज़ करती थी। काउंटिंग सिखाने के लिए जो हमारी खाली बाल पॉइंट्स की शेल्स होती है ना, उनको यूज़ किया करती थी। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हुए मैथ सिखा सकते हैं और वो एक्टिविटी मेथड होता है। नेक्स्ट हमारे पास साइंस आ जाता है। अब साइंस में भी डिफरेंट तरह के फिनोमिनाज जो हैं वो हम सिखा सकते हैं एक्टिविटी मेथड के जरिए से बच्चों को, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से छोटे मोटे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स यूज़ करना सिखा सकते हैं। लैब में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब एक्टिविटी मेथड होता है। सोशल स्टडीज़ जो होते हैं ये आप साइमल्टेशन जरिए से, रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़ के जरिए से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर लैंग्वेज आर्ट्स जो होती हैं इनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, राइटिंग, परफॉर्मिंग प्लेज, उसमें स्टोरीज, रिसर्च प्रोजेक्ट, ये सब आ जाती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसमें मोबिलिटी की डिसेबिलिटीज़ हैं, वो उसको मूवमेंट जो है वो सही तरह से नहीं होती, तो उसको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हम लोग करा सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ के जरिए से उनको डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ करना सिखा सकते हैं। इस तरह अगर कोई विजुअल इम्पेयरमेंट का स्टूडेंट है तो उसको हम लोग टेक्टाइल मटीरियल्स, ऑडियो डिस्क्रिप्शन वगैरह की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। फिर अगर हमारे पास कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड का स्टूडेंट है उसको हम लोग साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स वगैरह के जरिए से एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाती है लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं एक्टिविटी मेथड की। सबसे पहले कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। वैसे लेक्चर देना बहुत आसान होता है, लेकिन एक्टिविटी मेथड के जरिए से अगर अपने बच्चे को कुछ सिखाना हो तो वो बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत उसमें टाइम लग जाता है। इसी तरह स्टूडेंट इट कैन बी डिफिकल्ट टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट्स में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, स्टूडेंट्स को लर्निंग असेस करने में मुश्किलात आ सकती है। फिर ये बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेजमेंट इसकी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई टीचर एक एक्टिविटी खुद कर रहा है तो उन सब स्टूडेंट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर छोटी क्लास में एक्टिविटीज़ हैं तो उनको तो हम इजीली कर सकते होते हैं मैनेज। नेक्स्ट आता है इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ आवर लर्नर्स। एक्टिविटी मेथड्स के अंदर बहुत सारे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको 2-3 बार रिपीट करके बताना पड़ता है, तो हर बच्चे की अपनी नीड्स के मुताबिक हम लोग उनको नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट ऑन देयर वर्क। ये फीडबैक प्रोवाइड करना भी वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं। इस तरह और भी डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं अगर सब्जेक्ट की अप्रोप्रिएट नहीं है। अब हर सब्जेक्ट में एक्टिविटी मेथड नहीं हम करा सकते, कुछ चीज़ें होती हैं हम उनकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म ही नहीं करा सकते। इट मे बी नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। उसके अलावा इसमें आप रिसोर्सेज का पॉइंट लिख सकते हैं कि एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, अगर हमारे पास वो अवेलेबल ना हो तो भी हम एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कि इन लिमिटेशंस को हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स प्लान अहेड कि हम लोग कोई प्लान करके टाइम को अच्छे से मैनेज करें। एक्टिविटी बेस्ड लेसन को हम लोग ने एक प्रॉपर तरीके के साथ, हमारे पास रिसोर्सेज, मटेरियल्स, टाइम, क्लास मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों की प्लानिंग करके हम लोग कर सकते हैं इसको इजीली डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के जरिए से, कि हर स्टूडेंट को उसके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से एक्टिविटी प्रोवाइड करें, ताकि हर स्टूडेंट जो है वो अपनी एबिलिटीज़ और अपनी जो लर्निंग एबिलिटी है, अपनी जो मेमोराइजिंग एबिलिटी है, अपने काम करने की जो एबिलिटी है उसके मुताबिक ही उसको माहौल मिल सके। असेस स्टूडेंट्स लर्निंग, फिर जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है उसको हम साथ साथ असेस भी करें, उनके टेस्ट वगैरह अगर लें, क्वेश्चंस पूछते रहें एक्टिविटीज़ में, साथ साथ उनको फीडबैक प्रोवाइड करें, साथ ही साथ उनको बताएं कि वो कहाँ पे गलत है, कहाँ पे ठीक है। उसमें प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, डिफरेंट तरह के हम टीचिंग मेथड्स यूज़ करें जिनको यूज़ करते हुए बच्चे जो हैं वो इजीली ये कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, साइमुलेटेड टीचिंग इज अ टेक्निक ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग हाउ। कि जो साइमुलेटेड टीचिंग है ये लर्निंग और ट्रेनिंग की टेक्निक है, कैसे, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने उसमें आप लोगों को साइमुलेटेड एनवायरनमेंट, साइमुलेटेड का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि इसमें क्या होता है। इस टीचिंग मेथड के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को रोल प्ले करवाते हैं, लेकिन जो रोल होता है वो रियल वर्ल्ड का रोल होता है। इसको पढ़ेंगे हम लोग तो ये आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इट इज़ अ टेक्निक वेयर प्री सर्विस टीचर्स आर टीचर्स ट्रेनिंग आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस टीचिंग इन अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। अब इस सिमुलेटेड टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होता है, वो वाले टीचर्स जो अभी टीचर्स नहीं अपॉइंट हुए उनको पहले ही एक दे दिया जाता है
एक रास्ता दिखा दिया जाता है जहाँ पे जाके वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते होते हैं। इसको हम लोग जो है रोल प्लेइंग के जरिए से कर सकते होते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि माइक्रो टीचिंग, कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशंस। बेनिफिट्स इसके हम लोग पढ़ते हैं। साइमुलेटेड टीचिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है, इट अलाउ प्री सर्विस टीचर्स टू प्रैक्टिस टीचिंग इन अ सेफ एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट। जो प्री सर्विस टीचर्स होते हैं या जो अभी ट्रेनी टीचर्स होते हैं जिनकी भी फिक्स जॉब नहीं हुई होती, ये उनको अलाउ करती है कि वो आके अपनी इन्वायरमेंट के बारे में सीख सकें, बच्चों के बारे में जान सकें, उनको एक्सप्लोर करने का मौका देती है। इससे वो एक इनकरेज होते हैं, उनके डिफरेंट तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बच्चों के ऊपर, उनसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चों के बारे में उनको काफ़ी सारी नॉलेज आ जाती है अपनी टीचिंग से पहले ही, तो उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, उनकी स्किल्स अच्छी हो जाती हैं और उनकी टीचिंग के हवाले से कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, कोई उनके ऊपर प्रेशर है, तो वो उनका कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है, इट प्रोवाइड प्री सर्विस टीचर्स विद फीडबैक ऑन देयर टीचिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्शन। ये जो प्री सर्विस टीचर्स होते हैं उनको फीडबैक भी मिल जाता है उनके एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स की तरफ से, कि उनको पता चल जाता है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके साथ किस तरह से हमने काम करना है, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस वगैरह जो होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं, उनकी टीचिंग स्किल्स जो है वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट एक्सपोज प्री सर्विस टीचर्स टू अ वैरायटी ऑफ टीचिंग सिचुएशंस एंड चैलेंजेस। कि जो सिचुएशंस और चैलेंजेस आने होते हैं बाद में सर्विस में जाके, वो चैलेंजेस भी पहले से पता चल जाते हैं टीचर्स को। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो साइमुलेटेड टीचिंग होती है इसको हम यूज़ कर सकते हैं वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट के लिए, काफ़ी सारे स्किल्स सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, प्री सर्विस टीचर्स को यूज़ करते हैं प्लान एंड डिलीवर लेसन्स के लिए, अपने क्लासरूम के मैनेजमेंट के लिए, इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, स्टूडेंट को असेस करने के लिए, उनके टेस्ट वगैरह लेने के लिए, उनको डिटरमाइन करने के लिए, उनके डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के बारे में समझने के लिए, और स्टूडेंट्स की डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनके हिसाब से अकोमोडेट खुद को करने के लिए। स्टूडेंट्स काफ़ी सारे इन चीज़ों के लिए जो प्री सर्विस टीचर्स हैं वो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास साइमुलेटेड टीचिंग मेथड है, ये ऐसा मेथड है जो कि प्री सर्विस टीचर्स को प्रिपेयर करता है उनके करियर्स के लिए, उनकी हेल्प करता है अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, स्किल्स बिल्डअप करने के लिए, नॉलेज बिल्डअप करने के लिए और उनकी कमियों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है कुछ साइमुलेटेड टीचिंग टेक्निक्स की एग्जांपल्स। पहला इसमें आ जाता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का मतलब ये होता है किसी दूसरे का जो किरदार है उसको जाके प्ले करना। तो जो प्री सर्विस टीचर्स होते हैं वो किसी टीचर का, स्टूडेंट या ऑब्जर्वर वगैरह का किरदार जो है वो जाके उसको प्ले कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का मतलब है माइक्रो, छोटे लेवल के ऊपर जो टीचिंग होती है। जो प्री सर्विस टीचर्स होते हैं वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाएं तो इस जरिए से भी वो साइमुलेटेड टीचिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशंस। प्री सर्विस टीचर जो है वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए टीचिंग सिचुएशंस को सिमुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट्स की वर्चुअल क्लास है, कोई ऑनलाइन क्लास है, वहाँ पे पढ़ा सकते हैं टीचर्स। तो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स लिखी हुई हैं, वही वाली बातें बार बार उन्होंने रिपीट की हुई हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम इसको जल्दी जल्दी लेके चलेंगे क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इस असाइनमेंट को और आप लोग बुक ये वाली पहले ही पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द इनोवेशन अप्रोच इन टीचिंग एंड आल्सो डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इनोवेशन अप्रोच जो है टीचिंग के अंदर उसको हम लोग ने एक्सप्लेन करना है और उसके साथ हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस भी करना है। इनोवेशन का मतलब होता है जिद्दत लेके आना, मतलब नए ज़माने से जो चीज़ें आती हैं, रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, अल्टर या चेंज, जो मॉडर्न चेंजेस होती हैं उनको हम लोग इनोवेशन कहते हैं। तो हम लोग ने टीचिंग की इनोवेशन अप्रोच देनी है और उसके बारे में डिस्कस करना है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इनोवेटिव अप्रोच ऑफ टीचिंग क्या होती है। इनोवेटिव अप्रोच वो टीचिंग का मेथड है जो कि चैलेंज कर रहा है ट्रेडिशनल मेथड को, जितने भी पुराने तरीके पढ़ाने के उन सबको चैलेंज करके embraces न्यू आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू स्ट्रेटजीज, और एक्सेप्ट कर रहा है नए नए आइडियाज़ को, नई नई टेक्नोलॉजीज को, नई नई स्ट्रेटजीज को। जैसे मैंने पहले बताया, इसका मतलब होता है जिद्दत पसंद के नए दौर के हिसाब से जो नई नई टेक्नोलॉजीज को सीख के, नए नए तरीक़ेकार को सीख के जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो वो जो नए वाले मेथड्स हैं उनको हम लोग इनोवेटिव अप्रोच ऑफ टीचिंग कहेंगे। और वो सारे के सारे पुराने मेथड्स को चैलेंज करके उनसे मूव ऑन करके ही बनाया गया है। तो जाहिर है जो नया मेथड है, ज़्यादा इनोवेटिव मेथड है, उसके ज़्यादा फ़ायदे होंगे, वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, स्टूडेंट्स में ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट होगी, उनमें ज़्यादा बिल्ड ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, उनमें ज़्यादा लर्निंग आउटकम्स आएंगी, उनकी जो आउटपुट्स होंगी वो ज़्यादा हमें मिलेंगी और स्टूडेंट्स उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, ज़्यादा इंगेज रहेंगे। इसके ज़ाहिर फ़ायदे हैं बहुत सारे। नेक्स्ट आता है कि जो इनोवेटिव टीचिंग अप्रोचेस हैं, इनमें डिफरेंट फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकती है। कुछ यहाँ पे हम फॉर्म लिख देते हैं।
पहला पॉइंट आता है फोकस ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, कि एक क्या टीचिंग स्ट्रेटेजी है नए ज़माने की कि स्टूडेंट की जो सेंटर्ड लर्निंग है उसके ऊपर फोकस किया जाए। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग का मतलब ये है कि ऐसी लर्निंग जो कि स्टूडेंट के ऊपर ही बेस करती है। इसमें स्टूडेंट सिर्फ सीखेगा नहीं बल्कि वो ये भी देखेगा कि उसकी इंटरेस्ट क्या है और वो कौन कौन से टॉपिक सीख रहा है और वो क्यों सीख रहा है। स्टूडेंट अपने लिए ही उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और उन अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए से वो एक पूरा का पूरा अपना करियर बनाएगा। मतलब कि जितने भी लर्निंग स्टाइल के तरीके हैं, उसके जो भी रिजल्ट्स हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो कौन से प्रोफेशन की तरफ लेके जा रही है, वो सब का सब जो है वो स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इनोवेटिव स्टाइल के अंदर जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है स्टूडेंट सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये ऐसी स्किल्स जो कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा करे और उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स को पैदा करे। तो ऐसी टेक्निक्स जो हैं ये ज़ाहिर है नए दौर के अंदर आई हैं। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, ये इनोवेटिव टीचिंग स्टाइल्स के अंदर कोलैबोरेट करके मिलजुल के और टीम वर्क के काम के ऊपर फोकस किया गया। प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े किस तरह से हैंडल किए जाने चाहिए और असाइनमेंट्स वगैरह। और लास्ट पे आता है फोकस ऑन डिफरेंशिएशन, कि इस तरह हम लोग ने इनोवेटिव जो हमारी टीचिंग अप्रोचेस हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं तमाम लर्नर्स को उनकी डिसेबिलिटीज़ उनकी एबिलिटीज़ की बेस पे, और हर किसी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिफरेंट टीचिंग स्टाइल जो है वही इनोवेटिव अप्रोच के अंदर आता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ इनोवेटिव टीचिंग अप्रोचेस। फर्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कि ऐसी लर्निंग जिनमें प्रोजेक्ट की सूरत में काम किया जाए। स्टूडेंट जो है वो अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके डिफरेंट तरह के नॉलेज स्किल सीखें, तो ये भी इनोवेटिव जो टीचिंग अप्रोचेस है इनमें आ जाता है। नेक्स्ट आता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग्स। इंक्वायरी के अंदर काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस करके क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स पूछेंगे और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एक दूसरे के साथ मिलजुल के। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आ जाता है जिसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, जिसके ज़रिए से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। गेमिफिकेशन, डिफरेंट तरह के जो एजुकेशन गेम्स हैं इस स्ट्रेटेजी के ज़रिए से। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ऑनलाइन डिलीवर की जाती है, मतलब आउटसाइड द क्लास ये होता है। तो यहाँ पे मतलब बताया भी हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो घर में जाके ऑनलाइन लेक्चर की फॉर्म में जो है वो चीज़ें सीखते हैं और फिर आके उनको अपनी क्लास के अंदर आके असाइनमेंट्स एक्टिविटीज़ की फॉर्म में जो है वो सबमिट करा सकते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब ऑनलाइन और इन पर्सन इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है उन सबका जो मिक्सचर है ये चीज़ें। यहाँ पे कुछ और बातें बताई गई हैं इनोवेटिव लर्निंग के बारे में, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ से पढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ इनोवेटिव टीचिंग अप्रोचेस। इसके बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट आता है कि स्टूडेंट की जो एंगेजमेंट है वो इम्प्रूव होती है, स्टूडेंट ज़्यादा एंगेज रहते हैं। लर्निंग आउटकम्स बेटर हो गए हैं, स्टूडेंट्स की ज़्यादा जो है लर्न करते हैं स्टूडेंट्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं जदीद टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से, जो मॉडर्न स्टाइल है उसके ज़रिए से। इसके अलावा स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ गई है, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स आ गई है, उनमें कोलैबोरेशन और टीम वर्क की स्किल्स आ गई हैं, उनकी सोशल स्किल्स इंप्रूव हो जाती है, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब उनके ऊपर नॉलेज क्लियर होगी, अपना फ्यूचर गोल हर चीज़ क्लियर होगा, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक वो काम कर रहे होंगे तो वो बहुत सेटिस्फाइड होंगे। उनमें इक्विटी और इंक्लूजन वगैरह जो होगी ये भी इम्प्रूव हो जाएगी, एक दूसरे का एहसास करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। डिस्कस द मिलर्स अप्रोच ऑफ साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के अंदर जो मिलर की अप्रोच है इसको डिस्कस हमने करना है। उसके बाद हमने बताना है कीपिंग इन व्यू द लिमिटेशंस एंड गिव सजेशंस टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस, और इनकी लिमिटेशंस के बारे में बताना है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मिलर्स अप्रोच टू साइकोमोटर डोमेन। स्टूडेंट्स पहले आपको पता होना चाहिए कि साइकोमोटर डोमेन होती क्या चीज़ है, जो कि साइको और मोटर जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हो। इसका मतलब ये है कि जो हमारी मोटर स्किल्स के एरियाज़ हैं उनका जो यूज़ हम करते हैं जिन बॉडी के पार्ट्स के ज़रिए से। मोटर स्किल्स आपको पता है दो तरह की होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। इनका हम जिस तरह से यूज़ करते हैं उसमें हमारी जो जो फिजिकल मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं और जो हमारी बॉडी और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन आती हैं, इन सबको हम लोग साइकोमोटर डोमेन में डिस्कस करते हैं। तो मिलर जो साइंटिस्ट था इसने क्या अप्रोच दी थी साइकोमोटर डोमेन के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ अ हायरार्चिकल मॉडल दैट आइडेंटिफाइज 6 लेवल ऑफ साइकोमोटर स्किल्स। ये एक हायरार्चिकल मॉडल है जो कि 6 साइकोमोटर स्किल्स के ऊपर बेस कर रहा है, उनको आइडेंटिफाई कर रहा है। हायरार्ची हम लोग कहते हैं जो रैंकिंग होती है, ग्रेडिंग वगैरह ऑर्डर में।
तो इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है परसेप्शन, हमारे पास आता है। परसेप्शन क्या है? इट इज द एबिलिटी टू रिसीव एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये वो एबिलिटी है जिसके जरिए से हम लोग सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो हमारी 5 सेंसेस से आती है। हम लोग जो टच करते हैं, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, ये टेस्ट करते हैं, हमारी 5 सेंसेस इन इंफॉर्मेशन को किस तरह से रिसीव करती है और वो मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है। हमारे ब्रेन में लेके जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कि सेंस ऑर्गन और ब्रेन के दरमियान में लिंक होते हैं, और ब्रेन में जाके हमारे इंटर न्यूरॉन्स आते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन्स उस मैसेज को वापस ब्रेन से बॉडी के पार्ट्स जो सेंसरी ऑर्गन्स है वहां तक लेके आते हैं। तो पहला जो यहाँ इसका जो मॉडल है वो आता है परसेप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेट। सेट क्या है? द रेडीनेस टू परफॉर्म अ स्किल्ड मूवमेंट, कि एक रेडीनेस किसी भी स्किल्ड मूवमेंट को परफॉर्म करने की जो है उसको हम लोग कहेंगे सेट। थर्ड पॉइंट है गाइडेड रिस्पॉन्स, द एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्किल्ड मूवमेंट विद इन द गाइडेंस ऑफ अनदर पर्सन। तो इसमें क्या होता है? एक स्किल्ड मूवमेंट हम लोगों ने करनी है, कोई भी मूवमेंट जो हम डेली करते हैं, जैसे चलते हैं, उठते बैठते हैं, ये वाली मूवमेंट भी हो सकती है, लेकिन हम लोग किसी अनदर पर्सन की गाइडेंस के मुताबिक। फोर्थ पे आ जाता है हमारे पास मैकेनिज्म की, ये जो स्किल्ड मूवमेंट होती है इसको इंडिपेंडेंटली खुद ब खुद ही जो परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है वो मैकेनिज्म होती है। फिफ्थ पे आती है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, द एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स स्किल्ड मूवमेंट इंडिपेंडेंटली। किसी भी कॉम्प्लेक्स स्किल को हम लोग ने जो अलग से इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करना है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। लास्ट है अडेप्टेशन, कि कोई भी स्किल्ड मूवमेंट जो है नई सिचुएशन के अंदर हम लोग जाके अडेप्ट करें। नेक्स्ट हम लोग मेन बात पे आते हैं, जो मिलर की अप्रोच है वो क्या कहती है। मिलर की जो अप्रोच है वो साइकोमोटर स्किल्स के ऊपर और उन स्किल को डेवलप करने का जो प्रोसेस है जो हम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं ऑर्डर की फॉर्म में, उसके ऊपर मिलर की अप्रोच उसके ऊपर बेस्ड हुई हुई है। और उसमें हम लोगों ने सिंपल से कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स की तरफ जाना होता है। पहले जो हम लोग जब बचपन में होते हैं तो इजी चीज़ें सीखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग साइकोमोटर जो डोमेन उसको यूज़ करते हुए जो है कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो इसके हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। For example, an instructional objective for a beginner might be to able to perceive and interpret the cues of instruction. कि for example कोई बच्चा हमारे पास है और वो डांस प्रैक्टिसेस के लिए जाता है कहीं पे, तो स्टार्ट में वो किसी सिंपल लेवल पे होगा। उसके लिए स्टार्ट में क्या मकसद होता होगा कि वो जो अपना जिसको गाइड करने वाला इंस्ट्रक्टर है उसकी बात को समझे, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करे। तो स्टार्ट में चीज़ें सिंपल होती हैं, लेकिन बाद में क्या होती है, चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाती हैं। बाद में उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि वो कॉम्प्लेक्स डांस रूटीन को इंडिपेंडेंटली करे। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस आता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जाने के लिए, चीज़ें जो सीखते हैं हम लोग साइकोमोटर डोमेन को यूज़ करते हुए, साइकोमोटर स्किल्स डेवलप होती हैं आहिस्ता आहिस्ता। यही हमारा मिलर की अप्रोच बेसिकली इस चीज़ को ही एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट आता है कि बहुत सारे स्किल्स के ऊपर हम लोग मिलर्स की अप्रोच जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे, स्पोर्ट्स की स्किल जो है जैसे कि स्विंगिंग अ बैट, हिटिंग अ टेनिस बॉल। तो ये जो हमारी स्किल्स है स्पोर्ट की, ये भी मिलर्स की अप्रोच के जरिए से इनको हम लोग जो है ना सीखते हैं साइकोमोटर स्किल्स के अंदर। नेक्स्ट आता है डांस स्किल्स, म्यूजिकल स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स। तो ये जितनी भी स्किल्स हैं इनमें साइकोमोटर डोमेन आती है और मिलर की अप्रोच के मुताबिक हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की मेथड में ही इनको सीखते हैं। पहले आसान चीज़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे जाते हैं तो मुश्किल चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं एवरीडे स्किल्स जो होती हैं, वो भी हम लोग मिलर्स के अप्रोच की वजह से कह सकते हैं कि हम लोग अपने साइकोमोटर डोमेन को यूज़ करते हुए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करते हैं। तो साइकोमोटर जो डोमेन है ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको मिलर ने एज अ टूल यूज़ किया था कि इसके जरिए से हम लोग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव अपने जो है उनको डेवलप करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है, हाउ मिलर्स अप्रोच कैन बी यूज्ड टू डेवलप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर लेसन हाउ टू प्ले द गिटार। एक लेसन है कि गिटार किस तरह से प्ले करना है, इसके ऊपर मिलर की अप्रोच किस तरह से कहती है। सबसे पहला लेवल आता है परसेप्शन। परसेप्शन में क्या हमने करना है, जो सेंसेस थी 5 सेंसेस, उनको यूज़ करते हुए हमने उसको ऑब्जर्व करना है, उसको टच करना है, देखना है, सुनना है। तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो स्टूडेंट है वो इस एबल हो कि वो परसीव कर सके और इंटरप्रेट कर सके गिटार के डिफरेंट पार्ट्स को, उनको टच कर सके, उसको पता हो कि ये किस तरह के दिखते हैं। इसको परसेप्शन कहते हैं। लेवल 2 जो हमारे पास था वो सेट आता है। सेट का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि स्टूडेंट जो है वो अज्यूम कर सके कि वो एक करेक्ट जो है गिटार बजा सकता है। स्टेप 3 में आता है गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट जो है वो इस काबिल हो जाए
तो वो गिटार के जो स्ट्रिंग्स हैं उसको अपने इंस्ट्रक्टर की निगरानी के अंदर उनको प्लग कर सके, उनको चला सके। फिर नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होता है, स्टूडेंट इस काबिल हो जाए कि वो सिंपल कॉर्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली चला सके। एक जो सादा सी कॉर्ड बजाते हैं गिटार की, उसको अब इंडिपेंडेंटली खुद ब खुद ही चला सके। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट इस काबिल हो कि वो एक सिंपल सॉन्ग के ऊपर गिटार इंडिपेंडेंटली प्ले कर सके। फिर नेक्स्ट लेवल आता है अडेप्टेशन। इसका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट इस काबिल हो कि वो ट्रांसपोर्ट कर सके अपने सिंपल सॉन्ग को डिफरेंट कीज के साथ। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजीज थी कि किस तरह से हायरार्चिकली एक स्टेप वाइज कोई भी एक्टिविटी जो होती है साइकोमोटर डोमेन की, वो मिलर्स के अप्रोच के जरिए से बच्चे किस तरह सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। लास्ट पे आप ये चीज़ें लिख सकते हैं कि मिलर्स अप्रोच के जरिए से जो टीचर्स होते हैं स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं उनकी साइकोमोटर स्किल को एक सिस्टमैटिक और प्रोग्रेसिव वे में, एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखने में। अब इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं कि ये एक लीनियर मॉडल है। अब ये कहता है कि स्टूडेंट्स को अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना है तो उनको पहला लेवल लाजमी आना चाहिए। तो लीनियर है, एक तरतीब में ही ये चलता है और कोई स्टेप जो है वो स्टूडेंट जो है स्किप नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है, ये फोकस करता है ऑब्जर्वेबल स्किल्स के ऊपर। वो स्किल्स जो नजर आती हैं, इसका फोकस ऑब्जर्वेबल स्किल्स के ऊपर, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कुछ स्किल्स ऐसी भी होती हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मोटिवेशन, एटीट्यूड, क्रिएटिविटी। तो ये चीज़ें नहीं डिस्क्राइब की जाती मिलर की अप्रोच के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, कि ये इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर अकाउंट नहीं करता। अब ये नहीं है कि हर बच्चा जो है वो एक ही स्ट्रेटजी के जरिए से इजीली क्विकली सीखे। हर किसी का जो टीचिंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। इट इज़ नॉट कल्चरली सेंसिटिव। मिलर का जो मॉडल है ये वेस्टर्न कल्चर है एक्चुअली, तो हमारे कल्चर्स में ये अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट आती है कुछ सजेशंस जिनके जरिए से हम इन लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग एक फ्लेक्सिबल अप्रोच करें। जरूरी नहीं है कि हम सारे के स्टेप्स को हम लोग स्ट्रिक्टली ही फॉलो करें, उस मॉडल को हम लोग उनको आगे पीछे करके, जिस तरह से हमें जहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम दें, जहाँ पे हम लोग को स्किप करने की जरूरत है वो हम लोग स्टेप स्किप करें। तो एक फ्लेक्सिबल जो स्किल है, फ्लेक्सिबल अप्रोच के जरिए से हम इसको लर्न करें। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन नॉन ऑब्जर्वेबल स्किल्स। वो वाली स्किल्स जो नॉन ऑब्जर्वेबल होती है, जैसे कि मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, एक्टिविटीज। क्रिएटिविटी के ऊपर, बच्चे की एटीट्यूड के ऊपर भी हम लोग फोकस करें। उसकी स्किल्स जो हैं वो पॉजिटिव रहे, उसमें जो किसी भी काम को करने की जो लगन है वो कितनी है। तो ये वाली एक्टिविटीज भी जरूरी होती हैं। फिर डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस आती हैं और लास्ट पे कल्चरली सेंसिटिव के कल्चर के रिलेटेड भी हो और डिफरेंशिएटिव। लास्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको पढ़ते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर्स, डिस्कस। ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो लर्नर की बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? दीज आर द एक्टिविटीज या इंटरेक्शंस जो कि स्टूडेंट्स को कुछ सीखने की, कुछ लर्न करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। ये अनप्लान्ड हो सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, किसी भी तरह के तरीके में लर्निंग कराई जा सकती है स्टूडेंट को। क्लासरूम के अंदर, घर में, कम्युनिटी में, वर्क प्लेस के अंदर लर्निंग किसी तरह भी हो सकती है। बेसिक मकसद क्या है कि बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाना, और बच्चे अपने माहौल से, अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स, सबसे कुछ ना कुछ लर्न करते ही रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिजायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर क्या होता है। ये ऐसे चेंजेस होते हैं बिहेवियर के अंदर जो कि पॉजिटिव चेंजेस आते हैं स्टूडेंट में और कुछ ना कुछ सीखने से ही आते हैं। तो यही चीज़ हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। स्टूडेंट जितना ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस करेंगे उतनी ही उनमें डिजायरेबल और पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस जो होते हैं बहुत सारे तरीकों के जरिए से ही बच्चों में डिजायरेबल चेंजेस आते हैं। फर्स्ट क्या आता है, ये प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें और अपनी लर्निंग को अप्लाई कर सकें। जाहिर है लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं डिफरेंट चीज़ें सीखने की, भी उन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की। तो इस तरह से उनमें पॉजिटिव चेंज आ सकता है। सेकंड पे क्या होता है, ये स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस के ऊपर। स्टूडेंट्स को साथ साथ फीडबैक भी मिलता रहता है। अब फीडबैक जब मिलता रहेगा तो उसको पता चलेगा कि मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ या नेगेटिव। जब लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो उसको लगेगा कि मैंने अच्छी चीज़ें सीखी हैं, तो जाहिर है वो पर और फोकस करेगा और ज़्यादा चीज़ें सीख पाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटीज टू कोलैबोरेट एंड लर्न फ्रॉम अदर्स। अब जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ये स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ताकि वो बाकी स्टूडेंट से कोलैबोरेट करें, उनसे सीखें, उनसे अपॉर्चुनिटीज शेयर करें, उनसे बहुत कुछ मिले, इनको मिलेगा। अपनी गलतियों से सीखेंगे तो उनमें पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो खुद ही डेवलप हो जाएगा।
फोर्थ पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करता है, उनको नई नई चीज़ें सीखने पे मोटिवेट करता है, नए नए गोल्स अचीव करेंगे स्टूडेंट्स। तो आगे आते हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स लर्निंग एक्सपीरियंस की जो कि which can bring about desirable changes in behavior of learner। पहली एग्जांपल दी हुई है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कि अगर स्टूडेंट जो हैं वो किसी प्रोजेक्ट की फॉर्म में काम करते हैं तो उनको बाकी बच्चों से उस प्रोजेक्ट से बहुत सारी स्किल्स और नॉलेज आएंगी, उससे उनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं। सेकंड पे आता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, डिज़ाइन थिंकिंग। सबके सब पॉइंट्स वो जो हमने ऊपर पढ़े थे वो आप इधर भी ऐड कर सकते हैं। इन सब पॉइंट्स के ज़रिए से, इन स्किल्स के ज़रिए से, इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए से जो स्टूडेंट्स हैं अपनी लर्निंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने बिहेवियर को ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसमें आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक फॉर योर फाइनल एग्जाम।